सबसे बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो नाटक कर रहे हैं बीजेपी वाले, 50 साल पहले जो हो चुका उससे आगे बढ़ना चाहिए और अब जो तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पर बात करने की जरूरत है। जो वायदे बीजेपी ने किए थे उन वायदों पर बात करें। ये क्यों इस तरह से आयोजन करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? पूरे देश भर में कैंपेन चलाया और लोगों को ये बताया कि किस तरीके से हमने पिछले 11 वर्षों में देश को जो प्रगति आज जो डेवलप जो पूरा भारत है उसकी एक दिशा तैयार की और उसको अंजाम तक पहुंचाया। अगर कांग्रेस के नेताओं ने उसमें हमने महंगाई को किस तरीके का किया, किस तरीके हमने बेरोजगारी को किया, इस तरीके से हमने डेवलपमेंट की, उन सब विषयों पर जो है हमने पूरे आंकड़ों के साथ में जानकारियां दी है। तो ये बात कह करके कि उन विषयों पर बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सुन रहा था तो वो उसमें स्पष्ट हो जाता कि वो हमारे उन बयानों को सुने। रही बात आपने पिछले 50-60 वर्ष का जो शासन आपका देश पे रहा उसमें आपने क्या किया, किस तरीके से देश को आपने गर्त में धकेला, किस तरीके से आपने संविधान उसका अपमान किया, आपने संविधान को खंडित करने का जो कुप्रयास किया, वो काला समय जो है वो तो जरूर याद किया जाएगा क्योंकि इतिहास साक्षी है इस चीज का कि संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी जब जिस वक्त में चुनाव हार गई और उन्होंने जबरदस्ती उसको चुनाव को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद राजनारायण उनके खिलाफ, चूंकि वो हारे थे 20,000 वोट से, वो गए और उन्होंने जब कोर्ट से फैसला लेकर के आए और उसमें इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, कोर्ट ने कहा कि ये जो अयोग्य प्रधानमंत्री है और अयोग्य प्रधानमंत्री ने देश के ऊपर शासन किया और उस अयोग्यता को योग्यता में बदलने के लिए किस तरीके से आपने संविधान के तमाम अनुच्छेदों में परिवर्तन किया और पूरे देश को बंधक बना लिया। 19 महीने तक आपने देश के तमाम नेताओं को, पत्रकारों को, तमाम संस्थाओं को आपने बंधक बना दिए, जेलों में ठूस दिया। ऐसा काला इतिहास तो हर हालत में याद दिलाया जाएगा उन नौजवान बच्चों को जिनको ये गुमराह कर रहे टी शर्ट पहन करके। इनको ये मालूम होना चाहिए, राहुल गांधी जी भी उस वक्त में 4 या 5 साल के थे, इनको मालूम नहीं है कि उस वक्त में इनकी दादी ने इस देश को जिस तरीके से गर्त में धकेला था, वो इतिहास तो राहुल गांधी जी को भी पढ़ना चाहिए और पढ़ते नहीं है तो कम से कम हम लोगों के बयानों को सुन ले तो मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से आपने इस देश को एक काला इतिहास दिया और कितने संघर्ष के बाद में जब इनके खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हुआ, 19 महीनों तक प्रताड़ना थी, लोग मारे गए, हजारों लोग जो है ना वो मारे गए। आज ये जो है ना, अगर यही तमाम बातें थी शांत प्रकाश जी, ऐसी ही बात थी जैसे आप कह रहे हैं कि 21 महीने तक देश को एक तरह से बंधक बना लिया गया, तो वही देश 28 महीने बाद उन तमाम चीजों को क्यों भूल जाता है? 28 महीने बाद जब दोबारा चुनाव होता है, कांग्रेस नेता तारिक अनवर इस बात को कह रहे हैं कि जब 28 महीने बाद दोबारा से चुनाव हुआ, विपक्ष की सरकार 28 महीने चली इमरजेंसी के बाद, और जब दोबारा चुनाव हुआ तो भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आई। उसके बाद कई वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार, तो जनता ने तभी उस आपातकाल का जवाब दे दिया था। अब वो कह रहे हैं कि आज के समय में जो तमाम विषय उठ रहे हैं, संविधान को लेकर हो, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बात हो, तो उन पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि 50 साल पहले की उस घटना को बार बार याद किया जाए या याद दिलाया जाए। देश आज के समय में जानना चाहता है कि आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम, संविधान पर कुठाराघात का काम बीजेपी कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज कह रहे हैं कि हमारी जो संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, बीजेपी उससे घबरा गई और उसी की काट के लिए एक तरीके से ये पैरेलल चीजें लाने के लिए संविधान हत्या दिवस को मनाने की बात बीजेपी ने रख दी है। ये एक नया शोषा बीजेपी ने छेड़ दिया है। देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही खुद जवाब दे दिया कि कांग्रेस जीत गई थी, यानी जनता ने उनको माफ कर दिया। मगर आप ये देखें कि आज हमने जो डेवलपमेंट का काम किया है, देश को प्रगति देने का काम जो हम लोगों ने किया है, जनता हमें अनवरत जिता रही है। हम तमाम राज्यों में जो है ना सरकार बनाए हुए हैं। हम केंद्र सवाल तो चुनाव आयोग की भी विश्वसनीयता को लेकर उठा दिया है आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपने चुनाव की जीत पर बात कही कि हम लगातार जीत रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लंबी चौड़ी इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आप नहीं जीत रहे हैं, ईवीएम जिता रही है। चुनाव आयुक्तों को तो आपने किस तरीके से राज्यसभाएं दी, किस तरीके से गवर्नर बनाया, उन चुनाव आयुक्तों को, जिन लोगों को आपने बड़े बड़े ओहदे दिए, आप खुद अपनी गिरेबान में झांक के देखें ना। उस वक्त तो सिर्फ एक चुनाव आयुक्त तो होता था और उसको केवल और केवल जो है सरकार चुनती थी। किसी विपक्ष का रोल नहीं होता था, कोई चीफ जस्टिस का रोल नहीं होता था। आपने उस वक्त में अपने चॉइस के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए और उसके बाद में उनको उनकी क्वालिटी के आधार पर आपने प्रमोशन दिए, राज्यसभाएं दी, गवर्नर बनाया। तो आप खुद बताएं, ये परंपरा आपके यहाँ थी, हमारे यहाँ नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने इतिहास को झांकें, आपने जो हरकतें की थी उसको आप आज वर्तमान में वो सोच रहे हैं कि वो चीज हो रही है, तो नहीं है। आज जितनी पारदर्शिता के साथ में काम हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि जिस पारदर्शिता के साथ में हम काम कर रहे हैं, उस कारण से उनको ये मालूम है कि इनको किसी सूरत में हटाया नहीं। आज ये जो आरोप लगा रहे हैं, बेशक से ईवीएम का या बेशक से चुनाव आयोग का, या चुनाव आयुक्त को लेकर भी मल्लिकार्जुन कह रहे हैं, आपने कहा कि चुनाव आयुक्त को लेकर पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उसने अपने मनमाने तरीके से नियुक्तियां की हैं। आज भी कांग्रेस के नेता जो हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों का जो नियुक्ति पैनल है उसे एक तरफा कर दिया गया है। अब उसमें एक जो है वो विपक्ष की आवाज होती है, बाकी तो पक्ष के फेवर में ही चीजें होती हैं। उसमें मुख्य सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल रहता था उन्हें हटा दिया गया है। अब केंद्रीय कैबिनेट से एक मंत्री उसमें शामिल होता है, एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष होता है। तो उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की बात को तो सुना अनसुना कर दिया जाता है और अपने हिसाब से जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार जो है ऑफ कर रही है। इस तरह का अमेंडमेंट सरकार ने कर दिया है नियुक्ति प्रक्रिया में। देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि कहीं कोई अनियमितता हुई है महाराष्ट्र के मामले में। पूरा दिन जो है उन्होंने समय दिया कि आप आए और आकर के स्पष्ट करें। राहुल गांधी जी पूरा दिन नहीं गए, केवल कह देना और भाग जाना, इस नीति और इस फलसफा को लेकर के कांग्रेस जो है इस वक्त काम कर रही है, केवल झूठा नैरेटिव गढ़ना। आप एक बात बताएं, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं या इनके घटक दलों की सरकारें हैं, वहां पर चुनाव आयोग जो है वो ठीक हो जाता है, वहाँ ईवीएम भी ठीक हो जाती है। मगर जहाँ ये बुरी तरीके से शिकस्त पाते वहां पर ईवीएम जो है घोटाला हो जाता है। तो आप खुद देखें, नाच नांगे आंगन टेढ़ा, ये स्थिति यहाँ पर बिल्कुल तो स्पष्ट जो है दिखाई देती है। और कांग्रेस जो है जिस तरीके की बात कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं वो यही है, आपको अगर कुछ काम करना है तो आपको एक अच्छा नैरेटिव लाना पड़ेगा, जनता के बीच में एक अच्छे नैरेटिव के साथ में अच्छे काम को लेकर के जाना पड़ेगा। मगर काम करने की तो इच्छा है नहीं। अभी तो आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजियां की हैं, फिर बाद में आपको जब वोट नहीं पड़ेगा तब आप ईवीएम को दोष देंगे। आज देश जो है आपके उसके बाद तो उपचुनाव हो गया है, उसके बाद तो उपचुनाव हुआ है और उसमें आम आदमी पार्टी ने जो जिस तरीके से जीत दर्ज की है उसे लेकर काफी हर्षित उत्साहित दिखाई दे रही है पार्टी। और सीधे तौर पर ये आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी के नैरेटिव को जनता ने नकार दिया, चाहे गुजरात की बात हो या पंजाब की बात हो। वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आए, सुनाई दिए। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना,
इंडिया अलायंस ने तो साफ तौर पर वो जो आम आदमी पार्टी ने इनको तो ये साफ नहीं, तौर पर अलायंस का वो हिस्सा नहीं है, ये बात नहीं कह रहे हैं नेता। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम एक साथ हुए थे, एकजुट हुए थे। ये तो विधानसभा के चुनाव है या उपचुनाव है, इसमें ये तय नहीं हुआ था कि साथ लड़ा जाएगा, लिहाजा इसलिए अलग अलग चुनाव लड़ा गया है। देखिए, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजियां की हैं, देश का अपमान किया, देश की सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, उन सब चीजों को जो है वो देख रही है देश की जनता। किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना फेवर किया है, वो सब चीजें दिखाई दे रही है और जनता इनके सामने जो है एक सिफर लेकर के तैयार बैठी है। इनको किसी सूरत चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ भी जाएंगे। सुखबीर तंवर जी क्या कहेंगे प्रकाश जाटव जी से? श्याम प्रकाश जाटव जी, कई सवाल यहाँ पर आपके सामने हैं। आप कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आपसे सवाल किए थे और अलग अलग उन्होंने चीजों को गिनवाते हुए कहा था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से किस तरह से देश की जनता आपातकाल का सामना कर रही है। और अब कई बातों का जिक्र जो है आरजेडी प्रवक्ता राजन जी ने भी यहाँ पर किया है। खास तौर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में होते हुए, सत्ता में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं समानता के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए और लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। कुछ घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया है जो वाकई बेहद शर्मनाक कही जाएंगी। लेकिन बात यहाँ पर हम करते हैं संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र पर हुए हमले की और लोकतंत्र को बचाने की। आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या हम कहेंगे कि हम संविधान की रक्षा में उतनी तत्परता से आगे बढ़ पाए हैं या हम कर रहे हैं लोगों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा? ये सवाल यहाँ पर सामने है, जवाब दीजिए। देखिए, राजन जी ने जिस तरीके से संविधान के उस अपराध को जो इंदिरा जी ने किया, उसको एकदम इन्होंने जो है कहा कि उन्होंने उनके जो नेताओं ने माफी मांग ली, इसलिए उस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। आपको मालूम है ना कि ये माफ करने वाला विषय नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है और उसी के कारण से उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, क्योंकि उनको वो दर्द था। वो दर्द जो इमरजेंसी में देश को इंदिरा जी ने दिया, वो क्या नाम बदल लेंगे बेटी का? उनकी बेटी, जब भी उनकी बेटी का नाम लिखा जाएगा तो उस वक्त में उसी काला जो देश में जो कानून जो इन्होंने इंदिरा जी ने किया था, इमरजेंसी की लगाई थी, उसको याद किया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से ये 25 जून आएगा, तब जो है ये इमरजेंसी का जो काला अध्याय जो इंदिरा जी ने देश को दिया था वो याद किया जाएगा। ये मुआफ नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं ठीक है, आप इसको याद कर रहे हैं, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, नोटबंदी को भी याद किया कीजिए, लॉकडाउन जो लगाया उसको भी याद कर लिया कीजिए। आपने जो बात कही मैं बोल रहा हूँ, नोटबंदी से वो लोग परेशान हैं जिनका काला पैसा जो है वो बैंक में जमा नहीं कर पाए। ये जो बोलते हैं ना कि लोगों का पैसा मारा गया, किसी का बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं मारा गया। वो लोग परेशान हुए जिन लोगों का कमरों में भरा हुआ था पैसा, जिनके पास काली कमाई थी। बैंक में रखा पैसा मारा नहीं गया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह कहा गया था कि काला धन जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है और उसी को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया है, लेकिन आरबीआई की तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा गया कि 99% पैसा जो है वापस आ गया है खातों का, 99.2%। बता रहा हूँ कि 99% वो जो जायज पैसा था वो वापस आ गया और जो नाजायज पैसा था जो इनके कमरों में भरा हुआ था, इनके दीवारों में भरा हुआ था, 1% से भी कम सिर्फ काला धन था और उसके लिए इतने महीनों तक ये सारी कवायद चली है। वो कितना था, क्या ये आंकड़ा कोई आप बता पाएंगे? ये तो एक बड़ी फिर तो उपलब्धि हुई ना, फिर उसकी वर्षगांठ क्यों नहीं मनाती है बीजेपी नोटबंदी की? जो पैसा काला धन था जिसको वो जमा नहीं कर सकते थे, वो पैसा लोगों के पास सड़ गया और उसी चीज का परेशानी है इनको। आरबीआई का वहाँ पर पैसा वो जमा नहीं कर पाए, उनके पास सीमाएं थी, उनके पास वो पैसे का सोर्स नहीं बता सकते थे। जिसका वो सोर्स बता सकते थे उन लोगों ने अपना पैसा जमा करा दिया और वो 99% पैसा जमा हुआ, मगर जो सोर्स नहीं बता पा रहे थे वो उनका पैसा सड़ गया और उसका दर्द उनको आज तक है। इसमें तो हमने तो बहुत
इसमें तो चुनावी बॉन्ड को लेके भी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी सवाल उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लंबे समय से केस चल रहा था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया और कहीं जाके तब ये बंद किया गया। अब उसमें कितनी स्पष्टता थी, पारदर्शिता थी, ये तो सवाल उठाइए। उसमें कांग्रेस का भी पैसा है, कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिला है, उसमें सीपीआई को भी मिला है, उसमें टीएमसी को भी मिला, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला, आरजेडी को भी मिला पैसा। उसमें क्या परेशानी है? जिसने पैसा जमा कराया उसके सबके आंकड़े भी मौजूद हैं और किस किसने पैसा जमा कराया वो भी स्पष्ट है। तो इसमें तो इतना पारदर्शी तरीके से वो इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्देशित किया, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं कर रहे, मगर ये शुरुआत तो की ईडी को लेकर भी कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्था जो है वो आज सरकार के इशारे पे काम कर रही है और पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई थी कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ गई है। देखिए, अभी राजन जी ने कुछ लोगों के नाम बताए और बहुत अच्छे आंकड़े दिए उन्होंने कि इतने लोग जो है वो ईडी की गिरफ्त में हैं। यानी ये मान रहे हैं कि ईडी कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, उनमें भी केस जो है बहुत कम वो रहे जिन पर दोष साबित हुआ, बाकी सभी अभी या तो कार्रवाई चल रही है या फिर उन पर मामला ही खत्म हो चुका है। और ईडी को इसके लिए भी फटकार लगाई कोर्ट ने कि बिना सबूत आप कार्रवाई कर रहे हैं तो इस तरह की कार्रवाई करने से पहले आप बचे। बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया वो भी स्वागत योग्य है। आप राजन जी अच्छी तरह जानते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्टेड हैं, उनको एक अपराध के लिए जो उन्होंने पैसा लेकर के नौकरी लगाई उसके लिए वो जेल में है और अभी पैरोल पर है। तो इस देश में न्याय होता है, देश में न्याय होता है। और ये राजन जी ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि इतने केसेस हैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। अब उसके ऊपर निर्णय होगा, अदालत में होगा। सर ये क्यों भूल जाते हैं कि वो बचेगा 90,000 करोड़ इसमें तो हमें ईडी का सहयोग करना चाहिए। आरोप लगा सकते हैं, ईडी ने कॉल किया है या सीबीआई ने कॉल किया है तो उसको जांच में सहयोग करें और वो जो है ना छूट जाए। आप ये क्यों कहते हैं कि उनको सजा मिले? राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जांच के लिए बुलाया गया है तो उसको सजा मिलना जरूरी नहीं है। जांच मिलने का मतलब है कि वहां से क्लू मिलेंगे और जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 90,000 करोड़ का प्रॉफिट, वो तो आप कोर्ट में दोनों तो सजा हो गई उनको, इसमें हम क्या सुने? कहा जाता था रेल मंत्री मंत्रालय अब वो पैरोल पर है। चलिए जल्दी से लास्ट कमेंट लेना है, जल्दी से अंतिम बातें कर रहे हैं। आज तो हम इमरजेंसी पे बात कर रहे हैं ना। हमारे श्याम प्रकाश जाटव जी ने कहा कि हर वर्ष इसी प्रकार से संविधान हत्या दिवस मनाते रहेंगे।